तो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हम कॉल पर हुए किसी इन्फॉर्मेशन को सुन पा रहे हैं एंड कॉल पे है सियोनजू नाम की एक लड़की। तो असल में सियोनजू प्रोफेशन में एक रिपोर्टर थी एंड जिसने भी उसे कॉल किया वो बस उसे कहता था कि प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू लो। एंड जब सियोनजू उस आदमी से पूछता है आखिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू क्यों लूँगी, क्या तुम कोई स्पेशल पर्सन हो, तो पीछे से वो आदमी कॉल पे कहता है कि आप अगर सोचेंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ तो आपको बहुत देर लग सकती है, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है एंड इसीलिए आपको मेरा इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा मैडम। एंड वो आदमी कॉल पे ये भी कहता है कि आखिर कैसे किस तरीके को फॉलो करके उसने इतने सारे लोगों का मर्डर किया है एंड ये तरीका बहुत क्रीपी होता है दोस्तों। एंड वो ये तरीका बताता है कि वो किसी का स्कल को फ्रैक्चर करके उसको मारा था, किसी विक्टिम का लेंस उखाड़ लिया था एंड किसी का तो गले के हड्डी को उसने उखाड़ दिया था। तो ऐसे कुछ क्रीपी मोमेंट्स पर उस व्यक्ति ने किसी और का मर्डर किया। तो ये सुनकर सियोनजू भी डर जाता है। अब ये सब बातें सियोनजू जब सुनती है तो उसे तो ये मर्डरर कोई साधारण मर्डरर नहीं लग रहा, क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि जिस लोगों ने अपनी जान उस आदमी के हाथों गंवाई एंड वो मर्डरर कोई आम मर्डरर नहीं है, वो एक साइको किलर है। एंड कातिल उसे ये भी बताता है कि मैंने आज तक जितने सारे लोगों का मर्डर किया उससे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, मैं बस अपने मज़े के लिए ही उनका मर्डर किया। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है एंड हमें दिखाई जाता है कि सियोनजू अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था एक कार में उस मर्डरर के पास एंड वो आदमी जिसके साथ वो कार में बैठा था उसके साथ उसका एक प्रेमी वाला संपर्क था एंड वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे एंड सियोनजू का वो दोस्त एक पुलिस वाला भी था। तो सियोनजू के साथ जो ड्राइवर दोस्त बैठा था जो प्रोफेशन में एक पुलिस वाला था उसका नाम था सांगो। एंड तभी अचानक बारिश होती है एंड अचानक सियोनजू कहता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत चिंता हो रही है एंड हमें पता चलता है कि उसकी बेटी काफ़ी बड़ी है एंड उसकी बेटी मिडिल स्कूल में पढ़ती है। एंड सियोनजू बताती है कि आज मेरी बेटी ने छाता नहीं ले गई एंड अभी आसमान का जो अवस्था है इसको देखकर मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है। मैंने कितनी बार उसे कहा कि भाई छाता ले जाओ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है। एंड तभी सांगू उसे कहता है कि देखो वो अभी मिडिल स्कूल में है एंड वो खुद को संभालना जानती है, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी सियोनजू कहता है कि मेरी बेटी यानी कि एरिन वो मुझसे काफ़ी दिनों से कुछ अलग बर्ताव कर रही है, वो मुझसे कुछ छुपाती है। सियोनजू उसे ये भी बताता है कि अगर सियोनजू अपनी बेटी से कुछ पूछने के लिए जाती है तो उसकी बेटी उसको काफ़ी समय से अवॉइड कर रही होती है एंड एक दिन उसने अपनी बेटी के बैग में से एक रेज़र पाया था, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया कि उसकी बेटी के बैग में ये रेज़र कहाँ से आई। तो इसको सुनकर सांगो कहता है कि कैसा होगा अगर वो उससे बात करे तो इसके बाद सियांशु इस बात को यही स्टॉप करता है एंड उस मर्डरर के बारे में सांगो से बात करने लगता है। लेकिन तभी सांगो उसे कहता है क्या तुम उससे ऐसे ही मिलेगी, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक मर्डरर है, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो। एंड तभी सियोनजू सांगो से कहता है कि उसे डर तो काफ़ी लग रही है, अगर उस आदमी ने उसको फेक स्टोरी बताई हो तो उसकी जॉब भी चली जा सकती है। लेकिन अगर ये बात असली हुई, अगर ये बात सच्चाई हुई तो उसको आखिर क्या होगा, वो मर भी सकती है। एंड इसको सुनकर ही उसे बहुत डर लग रहा था। तो सांगो सियोनजू से कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी अवस्था देखकर लगता है कि मुझे उस आदमी को पहले ही अरेस्ट करना चाहिए एंड इसके बाद तुम अपनी बातों को उससे कंफर्म कराओ एंड प्रमाणित फैक्ट्स के साथ। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि वो आदमी असली है या नकली एंड इससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। सियोनजू ने सांगो को ये भी बताया कि उस मर्डरर ने उसको फ़ोन पे एक और बात कही थी। वो मर्डरर उससे कहा था कि वो 3 दिन में एक और मर्डर करने वाला है एंड वो भी बहुत बेरहमी से। एंड अगर ये बात सच हुई तो उसे काफ़ी डर लग रहा है उस आदमी से मिलने के लिए। तो अब यहाँ हमें बताया जाता है कि सियोनजू उस मर्डरर का इंटरव्यू एक अच्छे से होटल में लेने वाला था, क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट वही फ़िक्स की थी।
खैर अब वो दोनों प्लान कर रहे हैं कैसे उस मर्डरर को अपने जाल में फंसाया जाए। तो इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एंड वो लोग वही होटल पर जाते हैं जिस होटल पर मर्डरर के साथ उसका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। लेकिन इस अपॉइंटमेंट ऐसे होटल पर फिक्स हुई थी जिस होटल पर ऑलरेडी काम चल रहा था एंड सारे सीसीटीवी कैमरा वहाँ से निकाले जा रहे थे। एंड ये बात देखकर सियोंजू को काफ़ी शॉकिंग लगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं रहा तो उसका ये प्रोटेक्शन कैसे मेंटेन होगी। तो होटल के जिस रूम पे अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था उस रूम का की कार्ड वो रिसेप्शनिस्ट से ले लेती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उस रूम का नाम था 2107 एंड एग्जैक्टली सांगो 2107 के नीचे वाले रूम पे ही रुकने वाला है क्योंकि अगर सियोंजू को कोई प्रॉब्लम आए तो सांगो उससे कनेक्ट कर पाए। इसके बाद सियोंजू लिफ्ट पर जाती है उस कमरे में जाने के लिए एंड वो उस की कार्ड का एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना। सियोंजू जब 2107 रूम पर पहुंचती है तो वो अपने साथ बहुत मिनी हिडन कैमरास भी लेकर गया था ताकि सांगो उसे देख पाए। तो अब सियोंजू इंतज़ार कर ही रही थी असली कातिल का, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर डोरबेल बजता है, यानी वो कातिल आ चुका था। तो सियोंजू ने जब गेट खोला तब उसके सामने जो आदमी था वो बहुत हैंडसम सा आदमी था एंड उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये आदमी का भी कत्ल कर सकता है क्योंकि वो आदमी देखने में जितना हैंडसम था उतना इनोसेंट भी लगता था एंड उसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि यही असली कातिल है। मतलब इतना कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल वो था। सो इसके बाद कातिल सियोंजू से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकती है। तभी सियोंजू बोलता है कि हाँ अंदर आओ। इसके बाद कातिल जब रूम के अंदर प्रवेश करता है तब वो सारी खिड़की बंद कर देता है एंड वो वहीं पर बैठता है जहाँ सियोंजू ने पहले से ही हिडन कैमरा लगाया रखा था। इसके बाद वो कातिल जब बैठ जाता है तब सियोंजू उसे ऐसी तरह से घूरने लगता है एंड उसके मन में सब ये सवाल आता है कि ये आदमी दिखने में तो कातिल नहीं लगता। एंड तभी वो कातिल अचानक सामने से बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत शर्म आती है। तब सियोंजू उससे कहता है कि तुम आज तक जितने भी खून किए गए हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने उसका सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन वो आदमी कोई भी जवाब उसे नहीं देता है इस सवाल का। एंड तभी सियोंजू को लगने लगता है कि ज़रूर वो आदमी उससे कोई प्रैंक कर रहा है एंड ज़रूर वो आदमी किसी इन्फ्लुएंसर हो क्योंकि उसको ये आदमी कातिल लग ही नहीं रहा था दोस्तों। लेकिन तभी वो आदमी अब तक जो चुपचाप बैठा हुआ था वो अचानक अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकालता है एंड उस फ़ोन में एक वीडियो प्ले करता है एंड वो उस वीडियो पे हमें साफ साफ दिखाया जा रहा था कि असली प्रूफ कि जो आदमी अभी उसके सामने बैठा हुआ था वो किस तरह से अपने आप को छुपा कर एक के बाद एक आदमी का कत्ल करता है बहुत ही बेरहमी से एंड उसका वो खुद वीडियो भी बनाता है। एंड ये सब चीज़ें इसके बाद सियोंजू अपने रिकॉर्डर ऑन करती है एंड उस कातिल का जवानबंदी रिकॉर्ड करने लगता है। तब वो कातिल कहता है कि देखो मैं कौन हूँ क्या हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेरा फेस ही यथेष्ट है कैमरा पर दिखने के लिए। तो इसके बाद सियोंजू उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतने सारे लोगों का कत्ल क्यों किया, क्या पाए तुम इसकी वजह से। एंड तभी वो आदमी कहता है कि देखो मैं प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई साधारण इंसान तो हूँ नहीं, तो मैंने आज तक जिस लोगों का कत्ल किया है बेरहमी से उसको मैंने अपने पेशेंट की इस खतरनाक परिणाम को देखकर ही मारा है एंड यही मेरा पर्पस था। मतलब जिन जिन लोगों को उसने मारा है उन सब लोगों ने उसकी पेशेंट का कोई भी ऐसी हालत तो की होगी जिसकी वजह से उसका पेशेंट जो है वो सारे ट्रॉमा में चले गए थे, इसीलिए उसके पेशेंट्स को बचाने के लिए उसने ये बड़ा स्टेप उठाया है। तब वो आदमी ये भी बताता है कि मैं सोसाइटी को प्यूरिफाई करने के लिए उन लोगों को नहीं मारा, मैं बस अपने ट्रीटमेंट के वे को चेंज करने के लिए उन लोगों को मारा है। वो आदमी बताता है कि मैं प्रोफेशन में एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो इसके बाद सियोंजू उससे कहता है मतलब तुम अब तक जिस भी लोगों को मारे हो वो सारे लोग तुम्हारे पेशेंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकल हार्म क्रिएट कर रहे थे। तो वो डॉक्टर बताता है एग्जैक्टली तुमने सही पकड़ा। तो इसके बाद सियोंजू उस डॉक्टर से कहता है कि आखिर तुम इंटरव्यू क्यों देना चाहते हो, क्योंकि तुमने उन लोगों को मारा है एंड ये बात तब तक छुपी ही रही थी, तो तुम्हें आखिर क्या हुआ कि तुम खुद को पुलिस के हवाले करना चाहते हो एंड ये इंटरव्यू लेना चाहते हो।
तो वो डॉक्टर कहता है कि मेरा पर्पस कुछ ऐसा नहीं है, मेरा पर्पस तो ये है बस अपने आप को इन सब के सामने दिखाना जो लोग टीवी के उस पार बैठे हुए हैं। लेकिन वो डॉक्टर पूछता है कि ये इंटरव्यू उन दोनों के बीच ही होगा, वो इसको टीवी पर अपलोड नहीं कर सकती। एंड ये 100% सेफ तो है ना, वो ये जियोनसू से पूछता है। एंड इस बात को सुनकर शियोनसू हाँ बोलता है। लेकिन हमें पता है दोस्तों कि ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि असली पुलिस वाला यानी कि सांगो तो उसके रूम के ठीक नीचे वाले रूम पर ही बैठा हुआ था, जो उस आदमी को नहीं पता था। तो इसको सुनकर मतलब सियोंजू के मुंह से ये सब बातें को सुनकर वो डॉक्टर खुश होता है। लेकिन सियोंजू अचानक उससे पूछता है कि तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना ये इंटरव्यू को देने के लिए, क्योंकि तुम इतने बड़े कातिल हो, तुम तो किसी और को भी चुन सकते हैं। इसके जवाब में वो डॉक्टर कहता है कि वो सियोंजू को काफ़ी सालों से जानती है एंड उसको चुप चुप के स्टॉक भी करती है। एंड उसको पता है कि सियोंजू कितनी ब्रेव है, इसीलिए ही उसने सियोंजू को चुना है। इसके बाद शियोंजू उस डॉक्टर से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी इंटरव्यू इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। तो डॉक्टर पूछता है कि तुम आखिर किसको बचाना चाहती हो। तो शियोंजू से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि 3 दिन में तुम एक आदमी का मर्डर करोगे एंड मुझे बस उस आदमी की जान बचानी है, क्योंकि अब तुम और किसी का मर्डर नहीं करोगे और ना ही कर पाओगे। इसीलिए मैं बस उसी आदमी को बचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ उस आदमी का नाम मुझे बताओ ताकि मैं उसे बचा पाऊँ। तो इसके जवाब में वो डॉक्टर कहता है कि देखो, मैं उस विक्टिम को कुछ दिनों तक वेट करके मारूंगा, ये बात सरासर झूठ थी। मैं उसको अभी भी मार सकता हूँ, लेकिन उसकी जान तब तक तुम्हारे हाथ में है जब तक ये इंटरव्यू चलेगा। इस इंटरव्यू को ख़त्म करने के बाद ही मैं उसे तुरंत मार दूंगा। ये बातों को सुनकर सियोंजू काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो एक सवाल उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिर तुम अपने विक्टिम्स को इतनी बेरहमी से क्यों मारते हो, तुम उनको मारकर आखिर क्या पाते हो। इसके जवाब में वो डॉक्टर हंसता है एंड एक कहानी शियोंजू को वो सुनाती है। तो कहानी कुछ ऐसी होती है, एक औरत की उम्र 29 साल होती है। तो वो औरत अपनी गाड़ी को एक पार्किंग लॉट पर पार्क में लगा रही थी एंड अचानक उसके पास एक गुंडा सा आदमी आया एंड वो उसके साथ गलत काम किया। एंड वो गलत काम इतना ही बदतर तरीके से हुआ उसके साथ, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। एंड इसके बाद उस औरत के मन में ये इंसिडेंट एक ट्रॉमा की तरह बैठ गई एंड जिसको वो काफ़ी भुला नहीं सकता। लेकिन वो डॉक्टर ये भी बताता है, गलत काम होने से पहले जब वो औरत अपना कार को पार्किंग में लगा रही थी, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी एंड प्रेग्नेंट अवस्था में उसके साथ ये गलत काम हुआ। एंड जब उसका बच्चा हुआ तब उस बच्चे की इस चेहरे को देखकर उसको क्रमागत उस बदमाश की याद आने लगती है, जिस बदमाश ने उसके साथ ये गलत काम किया था। एंड इसकी वजह से वो काफ़ी ट्रॉमाटाइज हो गई थी एंड एक दिन वो और इस पेन को नहीं सह पाई एंड इसीलिए एक दिन वो अपने बच्चे को गोद में उठाती है एंड टेरेस से कूद कर अपने एंड अपने बच्चे की जान ले लेती है। एंड ये सब बातें जब डॉक्टर अब वो सियोंजू से कर रहे थे, तब डॉक्टर उससे एक शॉकिंग बात रिवील करते हैं। अब शॉकिंग ट्रुथ तो ये था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उस डॉक्टर की ही पत्नी थी। जी हाँ दोस्तों, उसकी पत्नी के साथ ही प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो कार पार्क कर रही थी तभी ये सब गलत काम हुआ। एंड वो डॉक्टर खुद एक साइकियाट्रिस्ट होकर भी अपनी पत्नी को उस ट्रॉमा से निकल कर नहीं ला पाए एंड इसकी वजह से वो भी काफ़ी दुख में था। लेकिन अब असली बात तो ये है कि वो डॉक्टर जब उस बदमाश को पकड़ता है सज़ा देने के लिए, तब वो जब पुलिस के पास भी जाता है तब पुलिस ने उस बदमाश को बस 4 साल की सज़ा। इसका मतलब ये है कि अभी वो बदमाश सुधरा नहीं है एंड उस काम के लिए उसको कोई भी लज्जा नहीं होती। तो अब डॉक्टर के मन में सवाल आता है कि कैसे वो इस आदमी को ख़त्म करे, क्योंकि इस आदमी के द्वारा समाज में और भी महिला के साथ ऐसा ना हो। एंड इसकी वजह से वो काफ़ी रिसर्च करता है, नई नई किताबें पढ़ता है क्राइम मिस्ट्री को लेकर। तो उसको एक बहुत सारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के बारे में पता चलता है कि क्यों कोई आदमी कोई औरत के साथ ऐसी गंदी हरकतें कर सकता है एंड कैसे उसको मारा जाए, कैसे ह्यूमन को ऐसी तरह से मारा जाए
कि उसको काफ़ी पेन हो। एंड इतनी सारी किताब को पढ़ने के बाद अल्टीमेटली उसे एक ऐसा प्लान मिल गया था कि कैसे वो अपने वाइफ के कातिल को तड़पा तड़पा कर एक बहुत ही दर्दनाक मौत दे सके। लेकिन जब ही उस लड़के का प्रिजन से बाहर निकलने वाला दिन था, उसी दिन वो डॉक्टर कार लेकर वही खड़ा था। लेकिन उस लड़के का जेल से निकलने से पहले ही प्रिजन में शॉक लगने के कारण उस जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। इसका मतलब वो डॉक्टर अपना ये प्रतिशोध पूरा नहीं कर पाया था। एंड इसका मतलब ये भी होता है जितना दर्द उस बंदे ने उसकी पत्नी को दिया था, मतलब डॉक्टर के पत्नी को दिया था, उतना दर्दनाक मौत उसकी नहीं हुई। एंड इस बात को लेकर वो डॉक्टर काफ़ी ट्रॉमाटाइज्ड हो जाता है। इसके बाद उस डॉक्टर ने एक नया मेंटल हेल्थ क्लिनिक को ओपन किया। एंड उसके पास जो पहला कस्टमर यानी कि पहला पेशेंट आता है, वो भी अपनी बीवी की समस्या की वजह से ही उसके पास आई थी। असल में वो आदमी जो डॉक्टर के पास आया था, उसकी बीवी को किसी और कार ने टक्कर मार दी थी एंड इसकी वजह से उसका बेटा अभी कोमा में है। एंड इस टक्कर में उसकी बीवी की तो जान चली गई, लेकिन उसका बेटा कोमा से अभी तक बाहर नहीं आया। एंड इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद उस डॉक्टर का वो पेशेंट फिर से उस आदमी को देखा था जिस आदमी ने उसकी बीवी को मार दिया था टक्कर मार के। एंड वो फिर से गलत काम कर रहा था किसी और लड़की के साथ। एंड उसका पेशेंट मन ही मन चाह रहा था कि कैसे उस आदमी को ख़त्म किया जाए जिसने उसके बीवी की ऐसी हालत कर दी। एंड इसकी वजह से उसका बेटा भी कोमा में है। एंड उसको बदला चाहिए था उस मर्डरर से। एंड इसीलिए वो ये बात साइकियाट्रिस्ट यानी कि डॉक्टर को शेयर करता है। एंड जब डॉक्टर अपने पेशेंट से कुछ ऐसी बातें सुनते हैं एंड जिस आदमी की वजह से उसकी पेशेंट अभी ट्रॉमा में है, इस बात को वो सहन नहीं कर पाता। एंड एक दिन वो डॉक्टर चुपके से वही आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने उसकी पेशेंट की वाइफ को इस तरह से मारा था। तो देखा जाए तो ये डॉक्टर का ये फर्स्ट किल होने वाला है, क्योंकि पहले वाले किलर को तो वो मार ही नहीं पाया था, वो तो अपने आप ही मर गया था। लेकिन इसको देखे तो ये आदमी अब फर्स्ट क्राइम करने वाला है। तो वो उस किलर के पास जाता है एंड उस किलर को ही एक क्रॉस पर नंगे लेटाकर उसको जान से मार देता है। एंड इससे वो अपने पेशेंट का बदला भी पूरा करता है। तो जब वो डॉक्टर उसके पेशेंट की वाइफ को मारने वाली उस कातिल को बेरहमी से मार रहा था, तो उसका एक वीडियो क्लिप उसने बनाया एंड अपने पेशेंट को दिखाया कि देखो मैंने आखिर तुम्हें जस्टिस दिलाई। तो इसको देखकर उसका पेशेंट काफ़ी खुश होता है कि आखिर कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। एंड इस बात को देखकर डॉक्टर को मन ही मन बहुत ही शांति महसूस हुई थी। तो अब शियोनसो ये सब सुनकर डॉक्टर से कहता है कि जब तुम अपने पेशेंट को अपनी उस बेरहमी मारने का वीडियो दिखा रहे थे, तब तुम्हारा पेशेंट ने पैनिक नहीं किया था अपने आँखों से ये सब देखने के बाद? तब डॉक्टर उसको बताता है कि मैं जब अपने पेशेंट को ये वीडियो दिखा रहा था, तब मेरे उस पेशेंट ने पहले तो थोड़ा पैनिक किया था एंड काफ़ी डर भी चुका था, लेकिन बाद में उसको अपने आप समझ में आए कि मैंने जो काम उस किलर के साथ किया वो असल में एक सही काम है, क्योंकि वो आदमी खुद तो ऐसा नहीं कर सकता था। एंड उस किलर की वजह से ही उसकी बीवी एंड बेटे की ऐसी हालत हुई थी। एंड जिस आदमी ने ये काम किया था उसके लिए ये मौत ज़रूरी था, इसीलिए डॉक्टर ने जो काम किया था वो एक अच्छी बात थी। वो डॉक्टर शियोनसो को कहता है कि इसकी वजह से ही उस पेशेंट एंड डॉक्टर की ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई थी। डॉक्टर उस शियोनसो को ये भी बताता है कि देखो शियोनसो, मैं अपने पेशेंट के मन से वो हार्मफुल मेमोरी तो नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे मेरे पेशेंट को ज़िंदगी भर अच्छी चीज़ें महसूस होगी। एंड मैंने वही काम किया। तो अब डॉक्टर शियोनसो को कहती है, क्या तुम सच में मैं 3 दिन में जिस आदमी को मारने के लिए तुम्हें कहा था, तुम उसकी जान बचाने के लिए आए हो, या फिर तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिल पाए मेरी इस जवानबंदी से? तब शियोनसो डॉक्टर से कहता है कि मैं एग्जैक्टली वही आदमी को बचाने के लिए आई हूँ जिसको तुम 3 दिनों में मारने की बात कर रहे थे। लेकिन तभी डॉक्टर उससे कहता है कि क्या ये बात तुम मेरी आंखों में देखकर कह सकती हो?
इसके बाद सियोंजू घबरा कर उस डॉक्टर के आंखों में देखकर ये बात फिर से दोहराती है। तो डॉक्टर सियोंजू को कहता है कि तुम्हारे इस बातें को सुनकर मुझे लगता है कि तुम ये बातें बहुत घबराहट में बोल रही हो एंड तुम्हारा 30% पल्स बढ़ा हुआ है। तब डॉक्टर उसे कहता है कि 99% बात तो ये है कि तुम आखिर झूठ ही बोल रही हो, क्योंकि अगर तुम सच बोलती तो तुम ये घबराती हुई चेहरे लेकर मेरे ओर नहीं देखती। लेकिन सियोंजू बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। एंड सियोंजू एंड डॉक्टर बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उस रूम का बेल बजता है। एंड जब वो बेल खोलने जाता है डॉक्टर, तब सियोंजू बताता है कि आखिर कौन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर बताता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ खाना मंगवाया था एंड वो ऑर्डर ही आया है। ज़रूर रूम बॉय ने ये खाना देते हुए यहाँ पर आया है। इसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलता है एंड रूम सर्विस बॉय खाना को लेकर उस दोनों के टेबल पर रखता है, तब वो डॉक्टर उन दोनों के सामने ही कहता है कि कई बार कुछ लोग परिणाम जाने बगैर ही कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका परिणाम बहुत ही दर्दनाक हो। एंड रूम सर्विस बॉय की ये सब काम को देखकर वो जो डॉक्टर था वो अपने जेब से पैसे निकाल कर रूम सर्विस बॉय को एक्स्ट्रा टिप देने लगता है, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन टिप देने से पहले वो रुक जाता है एंड डॉक्टर रूम सर्विस बॉय को ये कहता है कि तुम काफ़ी आलसी हो, लेकिन जब भी रूम सर्विस की बात आता है तुम मेरे पास दौड़े चले आते हो। एंड ये सब होता है इस छोटी सी टिप्स के लिए। एंड ये सब बातें होते होते अचानक वो डॉक्टर रूम सर्विस बॉय को उसी के नाम से बुलाता है। एंड ये सब देख कर रूम सर्विस बॉय भी चौंक जाता है एंड वो बोलता है कि आपको आखिर मेरे नाम कैसे पता। एंड इन सब बातें कुछ चल ही रही थी, तब अचानक डॉक्टर अपने पॉकेट से एक टॉक्सिक इंजेक्शन लगाता है उस बंदे के गले के ऊपर। वो इंजेक्शन का एक नया धड़ाला अस्त्र ज़्यादा था, जो अस्त्र बहुत शार्प था एंड वो उसके गले में पूरी तरह से घुस चुकी थी। एंड उस रूम सर्विस के ऊपर ऐसे हमले होने के बाद उस रूम सर्विस बॉय के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है एंड वो वहीं पर मरे पड़ता है। एंड इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ बैठी सियोंजू, जो ये सब लाइव देख रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता, बहुत डर गया था। तो अब अचानक सियोंजू डरते डरते उस डॉक्टर से प्रश्न करता है कि आखिर तुमने उस लड़के को क्यों मारा, उसका क्या दोष था। तब डॉक्टर उसे कहता है कि इस लड़के ने एक लड़की के साथ गलत काम किया था एंड उसको फिज़िकल टॉर्चर किया था, उसको फिज़िकली असॉल्ट किया था एंड रेप भी किया था। एंड ये सब करते करते वो आदमी उसका एक एमएमएस वीडियो भी बनाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उससे असॉल्ट कर रहा है फिज़िकली, जिसमें वो आदमी खुद होता है। एंड इसके वजह से वो आदमी उस लड़की को क्रमागत ब्लैकमेल कर रहा होता था एंड उस लड़की से इसकी वजह से क्रमागत पैसे भी लेता गया। एंड ये बंदा ये काम 3 साल से करता हुआ आ रहा था एंड इसकी वजह से वो लड़की की शादी भी टूट गई एंड उसका एंगेजमेंट भी टूट गई एंड इसीलिए वो डॉक्टर ने उस आदमी को मारा। एंड फिर सियोंजू उस डॉक्टर को कहता है कि तुमने तो कहा था कि इस इंटरव्यू को ख़त्म होने के बाद तुम फिर से रात को किसी को मारने वाले हो। तब वो डॉक्टर कहता है कि हाँ, मैं रात को भी किसी को मारने वाला हूँ। एंड इसके बाद डॉक्टर खाना खाने लगता है। लेकिन असली बात तो ये है दोस्तों कि सियोंजू ने अपनी आँखों से लाइव मर्डर देख लिया था एंड इसके बाद उसको डॉक्टर से बात करने में भी काफ़ी संकोच होता है। एंड इसके बाद सियोंजू से ये पूछता है कि तुम अलग अलग विक्टिम्स को ऐसे क्यों मारते हो एंड उनको मारने के बाद तुम आखिर उसको कहाँ छोड़ते हो। तो इसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि देखो, मैंने काफ़ी सारे ऐसे नए नए जगह पे नए नए सेंटर बना कर रखे हुए हैं जहाँ मैं नए नए विक्टिम्स को अटेंड करता हूँ, मतलब नए नए पेशेंट्स को अटेंड करता हूँ एंड मैं उनकी समस्या को ध्यान से सुनता हूँ एंड मैं उन लोगों का इस जीना हराम करने में जो एग्जैक्टली दायी है, मैं उनको मार देता हूँ। मतलब जो मेरे पेशेंट को हार्म करता है, मैं उनका जीना हराम कर देता हूँ। एंड जीना हराम मीन्स डायरेक्ट खून। एंड वो डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनकी हालत बहुत ही नॉर्मल है एंड मैं उनको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन जिनकी हालत कुछ ऐसी है जिनकी वजह से उनका जीना हराम हो रहा है, उसको मैं खून कर देता हूँ।
मतलब जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होता है उसको वो नॉर्मली सॉल्व करता है, लेकिन जो ऐसे सॉल्व होता है उसको वो डिलिबरेटली खून कर देता है। एंड इसके बाद वो डॉक्टर वो वीडियो अपने पेशेंट्स को भी दिखाते हैं। लेकिन अब सियोंजू डॉक्टर से पूछती है क्या ये वीडियोस को देखकर उसका पेशेंट अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। लेकिन तभी डॉक्टर बोलते हैं कि पहले तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन जब वो समझते हैं अपने आप से ही कि मैंने जो किया उनके अच्छे के लिए ही किया, एंड इसके बाद उन लोगों का ऐसा कभी किसी से सामना नहीं होगा, तो वो लोग फिर खुश होते हैं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अप्रिशिएट करने से पहले ये वीडियो उनके पास कोई नॉर्मल वीडियो तो नहीं होती, एंड जो भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको वो अपनी तरीके से एक्सेप्ट करवाता है, क्योंकि उस डॉक्टर को आता था हिप्नोथेरेपी करना। जिन जिन लोगों को ये वीडियो बहुत ही अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल लगती थी उन सबको ये डॉक्टर हिप्नोथेरेपी से हिप्नोटाइज कर देता था, जिससे उन लोगों के पास ये गलती बहुत नॉर्मल हो जाए। तो अब डॉक्टर सियोंजू को कहता है कि आखिर तुम्हें पता है कि मैं उन लोगों को हिप्नोटाइज कैसे करता हूँ? ये देखो, मेरे पास एक सिक्का है एंड इस सिक्के से ही मैं अपना मैजिक दिखाकर उन लोगों को हिप्नोटाइज करता हूँ। लेकिन इसी बीच नीचे उस रूम के नीचे जो सांगो बैठा हुआ था एंड वो ये रहा था, एंड उसको लगने लगता है कि ज़रूर सियोंजू को अब कोई नया मुश्किल आने वाला है एंड उसका लाइफ रिस्क भी होने वाला है। इसीलिए वो लिफ्ट पर जाता है एंड लिफ्ट से वो एक नकली और डुप्लीकेट की कार्ड जो सियोंजू ने ही उसके लिए बना कर रखा था वो उठा लेता है, एंड उस रूम के सामने उस दरवाजे के अंदर जब वो कार्ड एंटर करता है तब उसे दिखा देता है कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। एंड ये क्यों नहीं हो रहा ये सांगो को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बस उसी चाबी की ही डुप्लीकेट थी, तो डुप्लीकेट चीज़ें क्यों नहीं खुल रही। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने रूम पर आ जाता है, एंड तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम डॉक्टर को फिर से देखते हैं। तो डॉक्टर सियोंजू को कहता है कि मेरे पास एक और केस आया था जिस पर एक लड़के के साथ ये अन्याय हुआ था एंड जो एक बच्चे ने किया था, मतलब वो भी एक बच्चा ही है जिसके साथ अन्याय हुआ था, एंड उसने उसे क्रमागत बुली करता था एंड उसके बैग में वो एक रेज़र छोड़ दिया था, एंड इसकी वजह से वो उस बुली करने वाले बच्चे को भी सज़ा देगा। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि मेरे पास ऐसी पावर्स है कि मैं उस बुली करने वाले लड़के को फ़ोन पर ही हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, एंड फ़ोन कट करने के बाद वो अपने आप को छत से कूद कर ही ख़त्म कर देगा। लेकिन वो अब सियोंजू को ये बताएगी कि उसने आखिर किया क्या था। तो उसने एक बच्चे के ऊपर बुली यानी कि टॉर्चर किया था एंड वो इरेज़र से उसका हाथ कट कर दिया था, एंड वो इरेज़र उस बच्चे के बैग में वो छोड़ दिया था, क्योंकि विक्टिम बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूजिशियन था एंड वो उस बच्चे को सहन नहीं होता था कि उसने आखिर ऐसी सुंदर म्यूज़िक कैसे बजाई, एंड इसीलिए वो गुस्से में उस बच्चे का हाथ इरेज़र से कट कर दिया। रेज़र की बात सुनकर उसको अपनी बेटी की याद आती है, मतलब सियोंजू को। तो सियोंजू डॉक्टर से पूछती है क्या वो गुनहगार उसकी बेटी है जिसके साथ ये सब कांड हुआ है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि नहीं, गुनहगार तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि गुनहगार है एक लड़का एंड वो बच्चा है, एंड जिसके साथ एक बच्चे ने ही ये सब अन्याय किया है। इसके बाद डॉक्टर अचानक उसकी बेटी के बारे में उससे पूछने लगता है, एंड सियोंजू ज़्यादा कुछ नहीं बताती, इसीलिए डॉक्टर को उसको हिप्नोटाइज करना पड़ता है वो कॉइन घुमाकर, एंड तभी सियोंजू उसकी बेटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को देने लगती है। अब सियोंजू डॉक्टर से कहता है उसकी बेटी के बारे में कि उसकी बेटी 6 महीने से उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रही, मानो वो कुछ छुपा रही है, एंड जितने भी दिन जा रहे हैं, जितने भी दिन बीत रहे हैं, मुझको लग रहा है कि वो अपने पापा को बहुत मिस करती है एंड वो उसके पापा के साथ रहना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका पापा यानी कि मेरा पति बहुत ही बुरा इंसान है, एंड उसको लगने लग रहा है कि उसकी बेटी भी उसकी बुरे पापा की तरह ही बनते जा रही है। एंड सियोंजू ये भी बताती है कि मेरे और मेरे पति के बीच अभी तलाक हो गया है, एंड मेरी बेटी भी अपने पापा की तरह बहुत बुरा इंसान और सेल्फिश सा बनते जा रहा है जो उसको पसंद नहीं है। लेकिन अचानक डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम अपनी बेटी से नफ़रत करने लगते ही हो। तभी सियोंजू कहने के वजह चुप हो जाता है।
इसके बाद जब डॉक्टर उससे दोबारा ये सवाल पूछता है तब फिर भी सियोंजू कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन उसके मन में उसकी बेटी की एक छवि आ गई थी जो बहुत सुंदर थी। इसके बाद जो पुलिस वाला यानी कि सांगो नीचे बैठा हुआ था वो हेडफोन से उसको कह रहा था कि ध्यान से, ये आदमी तुम्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसके पते हुए फाद पे मत पाट देना। सांगो से कान में ये भी बोलता है कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम उसे नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी तो हो भी सकता है कि हमारा प्लान तुम उसे बता दो एंड इससे हमारा प्लान फेल हो सकता है, तो ध्यान से। सांगू से कान में ये भी बताती है कि मैंने तुम्हें जो स्टन गन दिया था तुम उसका इस्तेमाल करके डॉक्टर को मार दो, क्योंकि इससे तुम्हारा लाइफ रिस्क नहीं होगा। एंड इससे ही सियोंजू होश में आती है एंड वो अपना स्टन गन निकालती है, लेकिन डॉक्टर ये देख लेता है एंड डॉक्टर उससे कहता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हारी बेटी के बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं पूछूंगा, बस तुम और मैं ये इंटरव्यू अब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तब सियोंजू गुस्से में आकर उसे कहता है कि नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ ये इंटरव्यू कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे बस तुम उस आदमी के लिए बता दो कि कौन है वो आदमी जिसको मैं बचाऊंगी एंड जिसका तुमसे लाइफ रिस्क है। इसके बाद अचानक डॉक्टर उससे पूछता है कि अचानक तुम्हें ये क्या हुआ, तुम आखिर उस आदमी के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो जिससे मैं मारने वाला हूँ। तो इसके बाद सियोंजू डॉक्टर से कहता है क्योंकि सियोंजू को पता चल गया है कि वो डॉक्टर कितना बड़ा कातिल है एंड वो कितना खतरनाक इंसान है, इसीलिए बस वो उस आदमी को बचाना चाहता है। इसके बाद डॉक्टर सियोंजू को बताता है कि ठीक है वो सब बताएगी, लेकिन पहले उसको बैठना पड़ेगा। फिर सियोंजू बैठ जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि नीचे वाले रूम पर आखिर कौन बैठा हुआ है एंड मैं तुम्हारे सब प्लान के बारे में भी जानती हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सांगो और तुम मेरे ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो एंड वो नीचे मेरे लिए वेट कर रहा होता है। डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि नीचे जो मेरे लिए बैठा हुआ है वो एक पुलिस वाला है एंड जो सुनकर लिटरली सांगो एंड सियोंजू शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को ये बात आखिर कैसे पता लगी। तो वो डॉक्टर सांगो के रूम पर कॉल करता है एंड जब सांगो वो फ़ोन रिसीव करता है तब वो डॉक्टर उस फ़ोन को कट कर देता है, लेकिन उसके कॉल करने से सांगो के रूम पर रखे हुए एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है जिससे बहुत धुआं निकलता है एंड ये धुआं एक खतरनाक गैस होता है जिससे सांगो नींद में चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर जब सियोंगू के पास आता है तब सियोंजू उसे उस स्टन गन को लेकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर बहुत चालाक होता है एंड होशियार भी, एंड डॉक्टर उसी स्टन गन को लेकर सियोंजू को स्टेप कर देती है एंड जिससे वो भी नींद में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि सियोंजू अब अपने उस नींद से जग गई थी एंड वो देखता है कि आसपास का जो डिस्प्ले है, मतलब उस रूम का जो डिस्प्ले है वो लाल हो चुका है, मतलब अब कोई ख़तरनाक चीज़ उनके लिए वेट कर रहा है। एंड हम देखते हैं सांगो भी होश में आ चुका था। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आखिर तुम लोग नींद से जग ही गए। हाँ, तब सियोंजू डॉक्टर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझको माफ़ कर दो एंड इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा। लेकिन तभी डॉक्टर आते हैं एंड डॉक्टर उससे कहता है कि तुम माफ़ी मत मांगो सियोंजू, क्योंकि मैंने भी तुमसे झूठ कहा था। ये इंटरव्यू कोई और के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंटरव्यू सियोंजू के बारे में ही है। तुम्हें खतरा है सियोंजू एंड वो इंसान जिसको मैं मारने वाला हूँ वो तुमसे ही रिलेटेड होने वाला है, बल्कि कोई और तो है ही नहीं। एंड ये बोलकर वो डॉक्टर सियोंजू की रस्सी खोल देता है एंड उसको फ्री कर देता है एंड अब सियोंजू से वो पूछताछ करने के लिए लगता है। एंड अचानक डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है, मुझे बोलो, आखिर तुमने ऐसा क्या गलती किया जिसकी वजह से तुम ये सब भुगत रही हो। तो सियोंजू से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है अगर तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में हुई घटना के बारे में नहीं बताया तो मैं सांगो को मार डालूँगा। तो वो अब सांगो की वीडियो सियोंजू को दिखाती है। तब सियोंजू सारा सच उसके सामने उगलने लगता है। वो कहती है कि इलिश ग्रुप के बारे में। तो इलिश ग्रुप का जो मालिक था जिसका नाम था मित्सोफ, सो मित्सोफ ने उसके साथ कांटेक्ट किया था। तो यहाँ वो बताता है कि ये जो मित्सोफ था वो फाइनेंस ग्रुप का हेड था एंड वो आदमी ने ही सियोंजू से रिक्वेस्ट करी थी मिलने के लिए एंड उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सियोंजू के साथ वो शेयर करना चाहता है।
तो मित्सॉफ उसे ये बताता है कि 10 साल पहले एक न्यू डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे ड्रग डीलर ने एक खतरनाक काम किया था एंड वो इलीगली ऐसा कुछ काम किया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का भुगतना पड़ रहा था एंड उनकी कंपनी भी खतरे में चली गई थी। एंड वो उसे ये भी बोलता है कि वो लोग ये सब चीज़ें बहुत दिनों से करता आ रहा था एंड इससे काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन इसको इन्वॉल्व करने के लिए एंड इसकी कनेक्शन कितनी दूर है इसको पहचानने के लिए मित्सॉफ ने बहुत सारे पॉलिटिशियन को ये काम दिया था, लेकिन वो लोग कोई काम के नहीं है। एंड मित्सॉफ को ये भी पता था कि अगर ये बात पब्लिक में आ जाती तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता था एंड उनकी कंपनी डूब सकती थी, इसीलिए वो ये बात डर के मारे किसी को भी नहीं कही थी। लेकिन शियोंजू एक रिपोर्टर है, इसीलिए वो बचने के लिए उसको ये सब कह रही है। इसके बाद मित्सॉफ ने शियोंजू के हाथ पर एक फ़ाइल दी जिस फाइल में मित्सॉफ ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कैरी किए था एंड उसका नोट्स भी बनाया था। एंड वो नोट्स वो उस फाइल के दौरान शियोंजू को देती है एंड शियोंजू से वो कहती है कि प्लीज़ तुम इसको छुपा कर रखो एंड समय आने पर ये तुम इस्तेमाल कर सकती हो अच्छे कामों के लिए। एंड शियोंजू ने इतने समय तक वो प्रमाण अपने घर पर ही छुपा कर रखा हुआ था। एंड इसके बाद शियोंजू वो अपने घर पे छुपा भी लेती है, लेकिन असली समय आने पर मित्सॉफ ने जान चली गई क्योंकि हिट एंड रन केस के बारे में एंड इससे उस मित्सॉफ का मृत्यु भी हो गया। एंड उसकी मृत्यु के बाद शियोंजू के बारे में बहुत सारे लोग एंड उसकी कंपनी आरोप लगाने लगे कि ज़रूर शियोंजू ने मित्सॉफ से हाथ मिलाकर ये सारे फाइल और एविडेंस चुराए होंगे एंड इससे ही शियोंजू की नौकरी खतरे में थी, जिसके बारे में सिर्फ वो इसको ही पता था एंड इसके बारे में वो और किसी को नहीं बताई थी एंड इसकी वजह से ही वो दिन रात परेशान रहता था। शियोंजू से ये भी बताती है कि इसकी वजह से ही मित्सॉफ मुझे जो फाइल और एविडेंस रिपोर्ट करने के लिए दिया था वो मैं कवर ही नहीं कर पाई एंड ये मैं जनता के सामने नहीं रख पाई एंड इसकी वजह से किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर उसे कहती है कि श्योर तुमने आखिर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कोई खतरे में चला जाए। लेकिन तभी डॉक्टर उसे को अपनी बेटी की कसम खाने बोलती है एंड जो शियोंजू खा भी लेती है। तब डॉक्टर को पता चलता है कि शियोंजू इनोसेंट है। तभी डॉक्टर का असली रूप सामने आता है एंड डॉक्टर शियोंजू से कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ। लेकिन ये बात शियोंजू को समझ में नहीं आती। इसके बाद शियोंजू उस आदमी से कहता है कि मैं तो तुम्हारी इंटरव्यू लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन आखिर कैसे मैं तुम्हारी पेशेंट बन गई। लेकिन अचानक डॉक्टर शियोंजू से सांगो के बारे में पूछता है एंड वो उससे पूछता है कि सांगो से आखिर तुम्हारा क्या रिलेशन है। एंड तभी शियोंजू उससे कह रही है कि सांगो उसका ओल्ड फ्रेंड है एंड सांगो से वो प्यार भी करता है एंड उस दोनों में एक रोमांटिक सा संपर्क भी है, वो प्रेमी टाइप का। एंड तभी डॉक्टर उससे कहता है कि इसके बाद डॉक्टर उसको एक लाइव फुटेज दिखाती है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो जो सांगो था वो नीचे बंधा हुआ अवस्था में था एंड वो क्रमागत भागने की कोशिश कर रहा था। एंड डॉक्टर उसे बोलती है अगर ये तुम्हें सच्चा प्यार करे तो वो इस तरह से भागने की कोशिश क्यों कर रहा है तुमको छोड़कर। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि अगर वो सांगो भागने की कोशिश करेगा दोबारा तो वो शियोंजू को मार देगा एंड सांगो एक क्रिमिनल है जो शियोंजू को मारना चाहता है। एंड इसके बाद डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि सांगो ही वो आदमी है जिसने तुमसे वो इन्फॉर्मेशन चुराया था एंड तुम्हारे घर में घुसकर उस फाइल को उसने अपने पास रख लिया, यानी चुरा लिया था। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि सांगो आखिर मित्सॉफ के साथ मिली हुई थी एंड वो तुम्हें फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचता है एंड असल में जब उसका ये काम पूरा हो गया तो वो मित्सॉफ को भी मार दिया था। लेकिन ये सब बातें सुनकर शियोंजू विश्वास नहीं करती थी एंड तभी डॉक्टर उसे कहता है कि ये जो सांगो है ये बहुत बुरा और करप्ट ऑफिसर है, ये बहुत सारे गलत काम किया है एक ऑफिसर होने के बावजूद भी। डॉक्टर शियोंजू से ये कहती है कि सांगो इतना बुरा इंसान है कि उसने क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाया एंड एक टाइम पर उस क्रिमिनल में से ही एक औरत से उसका एक नाजायज़ संबंध बनता है एंड वो जो क्रिमिनल्स थे वो लोग उसी हालत में उन दोनों का फ़ोटो खींच लेते हैं एंड इसकी वजह से वो क्रिमिनल्स क्रमागत सांगो को ब्लैकमेल भी कर रहा होता था।
एंड इसके बाद वो गुंडे लोग सांगो से कहता है कि अगर तुमने ये एविडेंस हमारे हाथों पर नहीं सौंपा तो हम ये फ़ोटोज़ पब्लिक कर देंगे। लेकिन सांगो ये नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने डिपार्टमेंट में उच्च पद के ऑफिसर से वादा किया था कि ये एविडेंस उनके हाथों सौंप देंगे। एंड उस ऑफिसर ने भी उसे कहा था कि हाँ, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें इससे भी बड़ा रैंक का ऑफिसर बना देंगे। एंड 6 महीने पहले जिस टाइम से तुम्हारे पास से वो एविडेंस गायब है, मैंने तो पहले ही बताया था कि सांगो ने ही उसी टाइम पर तुम्हारे घर से वो चोरी किया था। एंड उसको चोरी करते हुए हालत पर तुम्हारी ही खुद की बेटी ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी सांगो ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत ही बुरा काम किया जो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। वो घिनौनी हरकत इतनी बदतर तरीके से हुआ था। एंड इसकी वजह से उसकी बेटी शियोनजू से नाराज़ है। एंड वो शियोनजू से कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बेटी को अच्छी तरह से पता है कि जिस आदमी ने उसके साथ ये गंदी हरकतें किया था वो उसके माँ का प्रेमी है। एंड इन सब बातें को सुनने के बाद शियोनजू को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। एंड शियोनजू अपने मन में ही बोलता रहता है कि सांगो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं तो उसे बहुत पसंद करती थी एंड मुझे तो लगता था वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन वो मेरी ही बेटी से इतना घिनौनी हरकतें कर रहा। एंड ये मुझे हज़म नहीं हो रही, मुझे इसका बदला चाहिए। तो अब डॉक्टर शियोनसू को कहता है कि तुम्हें पता है मैं ये होटल हमारे इंटरव्यू के लिए क्यों चुना था, क्योंकि जो रूम सर्विस बॉय था उसने जो जिस लड़की के साथ ये सब गलत काम किया वो उसकी ही क्लाइंट है। एंड आज बहुत सारे ऐसे काम हुए थे एंड इस होटल से बहुत सारे लोगों का ऐसे नाजायज़ कांटेक्ट है जिसको वो ऐसे ही संपर्क करे एंड उसे मार दे, इसीलिए ही वो इस होटल को चुना है। इसके बाद शियोनजू डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं अपनी बेटी से बात कर सकता हूँ कि ये उसके साथ सच में हुआ है क्या नहीं। तभी डॉक्टर अपने फ़ोन से उसकी बेटी को कॉल करता है एंड उसकी बेटी का कॉल वो उस शियोनजू के हाथ पर थमा देता है। शियोनजू जब ये बातें उससे पूछती है तो तब वो उसकी बेटी उससे कहता है क्या आप डॉक्टर अंकल के पास है। इसका मतलब दोस्तों डॉक्टर से उसकी बेटी की पहचान इस बहुत दिनों पहले से ही हुई थी। मतलब उसकी बेटी ट्रॉमा में थी कभी एंड वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया था। एंड उसकी बेटी शियोनजू से पूछने पर उसको सब बता देती है कि कैसे शियोनजू का वो पुलिस फ्रेंड उसके साथ ये सब नाजायज़ हरकतें किया था। एंड इसके बाद शियोनजू ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि किसी माँ को ऐसी बातें सुनकर हज़म नहीं होती दोस्तों। लेकिन इसके बाद फ़ोन करने के बाद भी शियोनजू को लगता है कि वो सांगो से कन्फेस कराए कि क्यों उसने ऐसा काम किया उसकी बेटी के साथ। एंड शियोनजू अब सांगो से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर खुद उसे सांगो के पास भेजती है एंड वो सांगो से खुद पूछती भी है कि आखिर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद जब वो सांगो से ये सब पूछ ही रही थी तब सांगो उसे कहती है कि अभी तुम हिप्नोटाइज में हो एंड वो तुम पर हिप्नोटिज्म का फंदा उठा रही है एंड तुम ये सब हिप्नोटाइज हो इसीलिए मुझसे कब पूछ रहे हो। ये सब सच नहीं है। लेकिन शियोनजू अपने मन में बहुत गुस्सा को कंट्रोल कर कर उसके सामने वो स्टन गन पॉइंट कर देती है। एंड इसके बाद वो सांगो को मारने की कोशिश कर ही रहा था तब सांगो अचानक उसके हाथ से वो गन छीन कर उसे ही मार देती है। एंड इसके बाद हमें सांगो का असली रूप दिखाई देता है। इसके बाद सांगो उसे बहुत पीट रहा था, बहुत लातें भी मार रहा था। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि सांगो शियोनजू के साथ फिज़िकल रिश्ते को बजाय रखने के लिए था, ना कि वो उससे प्रेम करता था। लेकिन तभी अचानक वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है एंड सांगो डॉक्टर को देखकर वो गन डॉक्टर के ऊपर पॉइंट कर देता है एंड वो गोली भी चलाता है। लेकिन शॉकिंग बात तो तब आई उसमें से कोई गोली निकली ही नहीं है। मतलब ये पूरा प्लान डॉक्टर का था। डॉक्टर ने ये खाली गन शियोनजू के सामने भेजी थी ताकि सांगो ये प्लान पर फंस जाए। एंड उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शियोनजू ने डॉक्टर के पास से पहले ही एक इंजेक्शन लिया था एंड उस इंजेक्शन को वो सांगो के पैर में पुश कर देती है। एंड वो इंजेक्शन में रखे हुए जहर इतना जहरीला था कि उससे सांगो जल्दी से जल्दी इंस्टेंट बेहोश भी हो जाता है। एंड इन सब चीज़ों के बाद डॉक्टर शियोनजू से कहता है कि अब जो भी चीज़ें होगी वो मैं देख लूँगा, तुम अपनी महसूस हो रही थी।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें डॉक्टर एंड सांको को दिखाया जाता है। तो डॉक्टर ने सांको को एक ऐसी जगह पर लिटाया था जहाँ से वो उठ ही नहीं पा रहा था एंड तभी डॉक्टर उसको कहता है कि अब तुम्हें वैसा ही पेन सहन करना पड़ेगा जैसा पेन तुम शियोंजू की बेटी एरन को दिया था, लेकिन फ़र्क कुछ ऐसा है, तुम्हें उससे भी 10 गुना पेन सहन करना पड़ेगा। एंड इसके बाद डॉक्टर काफ़ी भयानक काम उसके साथ करता है एंड जो क्लिनिकली ठीक भी होता है। तब डॉक्टर उसका प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट कर उसको वही तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि शियोंजू की जो बेटी होती है यानी कि एरन, वो डॉक्टर के पास थेरेपी लेने के लिए आया था क्योंकि डॉक्टर एक साइकियाट्रिस्ट था एंड डॉक्टर उसकी इस ट्रॉमा को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो बाद में सक्सेसफुल भी होता है। तो यहाँ हम डॉक्टर का असली नाम जानते हैं। यहाँ डॉक्टर का असली नाम होता है डॉक्टर यानहू एंड डॉक्टर एरन के मन से उस ट्रॉमा को हटाने में बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। लेकिन अचानक एरन डॉक्टर से पूछता है, क्या डॉक्टर वो आदमी मेरे सपने में, मेरे नाइटमेयर में फिर से तो नहीं आएगा ना? लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि नहीं, वो आदमी तुम्हारे नाइटमेयर में अब कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम पहले से बहुत अच्छी बन गई हो एंड तुम अब इस चीज़ों को कंट्रोल करना जान गई हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शियोंजू को जो अपने बेटी के साथ ही वहाँ पर आया होता है। तब शियोंजू अकेले में डॉक्टर से कहता है कि मेरी बेटी अभी ठीक तो है ना? लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हारा भी ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। लेकिन तभी शियोंजू उससे कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा ट्रीटमेंट हो एंड ये सब चीज़ें मेरे मन से ख़त्म हो जाए क्योंकि मेरे द्वारा मेरी बेटी के साथ जो पाप हुआ है इनडायरेक्टली, उसकी वजह से मैं ही खुद जिम्मेदार हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों मेरी मन में हमेशा के लिए रहे एंड इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप हो क्योंकि मेरी द्वारा मेरी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे ही कारण, मेरे एक भूल के कारण मेरी बेटी को ये सब चीज़ें सफ़र करना पड़ा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट ना हो एंड मैं हर रात ऐसे ही पश्चाताप आए एंड मैं ऐसे ही इस पेन पर तड़पती रहूँ। इसके बाद शियोंजू डॉक्टर से ये कहता है कि डॉक्टर, आपने इतनी समय तक जिन जिन लोगों का खून किया तो आपके हाथ तो खूनों से रंगे हुए हैं ना? तो इसके बाद शियोंजू वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर अचानक अपने हाथों के ओर देखते हैं एंड डॉक्टर सोचते हैं कि शियोंजू ने आखिर ठीक ही कहा, मैं हूँ तो असली में एक हत्यारा ही, क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारे क्रिमिनल्स का कातिल किया है। एंड दोस्तों, अगर आप इनडायरेक्टली इस चीज़ को विचार करें ना, तो ये डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक ही काम किया। मतलब हमारे समाज में जो इन सब चीज़ों को होता हुआ दिखाया जा रहा है, हम इस पर डेलिबरेटली तो कोई एक्शन नहीं कर पाते, लेकिन इस डॉक्टर ने वो कर दिखाया था। एंड इसके बाद डॉक्टर के पास एक अचानक कॉल आता है एंड ये एक वेलफेयर सेंटर से था एंड यहाँ डॉक्टर को बोला जाता है कि एक छोटी बच्ची के साथ एक बहुत गंदी चीज़ हुई है, उसको एक आदमी ने चाइल्ड अब्यूज़ किया है एंड वो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर उस करे। एंड दोस्तों, यहाँ पर ट्रीट करने का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। मतलब ये डॉक्टर उस बच्ची की थेरेपी में हेल्प करेंगे एंड उस बच्चे को जिस आदमी ने चाइल्ड अब्यूज़ किया था उसको वो खून करेगा। तो दोस्तों, ये चक्रा यहीं से कंटिन्यू होने लगता है क्रमागत एंड ये चक्रा कभी ख़त्म ना होने वाला चक्रा होता है एंड यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। एंड मेरी हिंदी अभी काफ़ी सुधर गई है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को नोटिस करें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा था, लेकिन अब मेरी हिंदी काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी हिंदी को और भी ज़्यादा सुधार पाऊँ। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए